इसमें थोड़ी बात और समझ लेते हैं। अगर सूर्य किसी का धन स्थान में होता है, अगर सूर्य मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस में है, तो ऐसे ऐसा सूर्य कर्ज को बढ़ाता है। ऐसा सूर्य जो होता है कर्ज को बढ़ाता है और परिवार का सुख नहीं देता है, क्योंकि सूर्य भी जो है ना थोड़ा सा पाप ग्रह तो नहीं कह सकते, क्रूर ग्रह है। तो वहां पर क्रूर ग्रह जो है धन भाव में क्या करेगा, कर्जे की स्थिति को बढ़ा देता है और साथ में क्या सुख, परिवार का सुख नहीं देता है। और अगर ये व्यय स्थान में चला जाए, व्यय स्थान यानी 12वें भाव में चला जाए, तो धन का बहुत व्यापार में खर्चा कराता है। यानी व्यापार में बहुत ज्यादा धन का खर्चा करता है, यानी कि व्यापार में नुकसान होगा तभी धन का ज्यादा खर्चा होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होगा। तो सूर्य जो है 12वें भाव में भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपना पैसा खर्चा ज्यादा करता है। और सूर्य जो है अगर धन भाव में है तो व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ेगा, व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर चौथे भाव में है तो उसको चिंता, चिंता उत्पन्न कराता है। जैसे हमारा चौथे भाव में सूर्य उच्च का है, तो हमें फालतू की चिंताएं ज्यादा रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी काम का, कभी इधर कभी उधर। तो चिंता ज्यादा उत्पन्न कराता है चौथे भाव में अगर है तो। और छठे भाव में है तो शत्रु से पीड़ा उत्पन्न कराता है। अगर किसी का छठे भाव में सूर्य आ जाए, सिक्स हाउस में, तो शत्रुओं से पीड़ा उत्पन्न कराएगा। और अष्टम में है तो शारीरिक कष्ट देता है। कौन? सूर्य। जिसमें धन का नाश होता है, मतलब शारीरिक कष्ट होगा तो व्यक्ति में थोड़ा पैसा ज्यादा खर्चा होगा, यानी वो कह सकते हैं कि जो पैसे की खर्चे की स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, वो उसके शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड ज्यादा होगी। मेडिसिन मेडिसिन ज्यादा वहां पे लेना होगा। ठीक है ना। और अगर शनि के प्रभाव में आ जाए तो सूर्य की स्थिति खराब होती है। शनि के प्रभाव में तो सूर्य की स्थिति क्या होती है, खराब होती है। तो इसमें बोलते हैं कि शनि का अगर के साथ सूर्य का योग है तो उसके व्यापार में कभी अप एंड डाउन ज्यादा चलते हैं, कभी अप एंड डाउन ज्यादा चलते हैं। राज भय बना रहता है, राज से भी नुकसान हो सकता है, मतलब सरकार से भी नुकसान हो सकता है। झगड़े मुकदमे आदि होते रहते हैं, क्योंकि शनि मुकदमों का कारक है, सूर्य यश का कारक है। तो झगड़े मुकदमे आदि सब लगे रहते हैं। और उसके व्यवहार में भी गड़बड़ी होती है, उसके व्यवहार में भी क्या होती है, गड़बड़ी होती है। और इच्छा अपूर्ण रह जाती है। कब? अगर सूर्य और शनि का आपस में कोई भी कंबाइंड दृष्टि हो जाए, एक साथ बैठ जाए, तो यहाँ पर ये चीजें ज्यादा देखी जाती है। ठीक है। और पितृ सुख भी कम मिलेगा, पितृ सुख भी कम मिलता है, कई प्रकार की व्याधियां वहां पर उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है ना। अगर सूर्य से चौथे स्थान में शनि हो, सूर्य से चौथे स्थान में शनि हो, तो बड़ी आपत्ति आ सकती है, तो बड़ी आपत्ति आती है। और आयु क्षीण हो जाती है, मतलब आयु कम होती है थोड़ी सी। और सूर्य से अगर दसम में शनि हो, सूर्य से चौथे शनि हो, तो बड़ी आपत्ति आ सकती है और आयु थोड़ी कम हो सकती है। और सूर्य से अगर 10वें शनि हो, तो अनेक बार उसको अपना व्यापार या अपनी जॉब को बदलना पड़ता है। ठीक है ना। और और उसको सम्मान भी नहीं मिल पाता, कई बार उसको अपनी जॉब या व्यापार बदलना पड़ता है, क्योंकि सूर्य से 10वें शनि है। और पितृ सुख भी, यानी माता पिता का सुख भी उसे कम मिलता है। और नौकरी में, जहां वो नौकरी करेगा वहां झगड़े उगड़े ज्यादा होंगे। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार की थोड़ी बातें यहाँ पर हम लोगों ने करी। ठीक। अब आते हैं जरा चंद्रमा की बात को समझते हैं, चंद्रमा की, चंद्रमा की बात को समझते हैं। देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो यहाँ पर आता है, चंद्रमा किस राशि का है, कर्क राशि का है ना। चंद्रमा क्या है, कर्क राशि, कर्क राशि का जी स्वामी है। जी जी। तो चंद्रमा बोलते हैं यहाँ पे ठंडा प्लेनेट होगा, क्योंकि चंद्रमा तो वैसे भी ठंडा प्लेनेट है। तो कर्क कहाँ पर राशि गुरुजी? से ठंडा होगा, सफेद, जल तत्व, जल तत्व है, ठंडा प्लेनेट है, जल तत्व है। और वृष राशि में ये क्या हो जाता है, उच्च का होगा। जी। और इसका जो स्वभाव हो स्त्री स्वभाव होगा, किसका, चंद्रमा। उसके बाद तो ये सब तो पता है कौन कौन सी नक्षत्रों का स्वामी स्वामी है, वो तो सबको पता ही है। इसका मेन इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि बचपन हम लोग चंद्रमा से देखते हैं, बचपन कैसा जाएगा, चंद्रमा इंपॉर्टेंट है, बुध भी इंपॉर्टेंट है।
बुध क्या हो गया, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त चंद्रमा की पोजीशन देखने को बताई गई है, क्योंकि चंद्रमा जन्म शिशु का स्वामी है। शिशु मतलब कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो चंद्रमा के प्रभाव में होता है। इसलिए अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब होती है तो वो व्यक्ति का बचपन में रोग ज्यादा उत्पन्न हो सकते हैं। अब जैसा भी हो वैसे वहां पे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अभी 26, ये कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी चल रहा है ना? फरवरी है, हाँ हाँ फरवरी तो। फरवरी। फरवरी चल रहा है। हाँ लगभग हो गया, हमें लगता है 8-10 दिन 6 दिन ज्यादा हो गया होगा। अभी चंद्रमा जो थे केतु के साथ आए थे ना। चंद्रमा कब आए थे केतु के साथ? तुला राशि डेट हम बता देते हैं आपको। 11 फरवरी को। अब 11 फरवरी 2023 को देखिए, चंद्रमा केतु के साथ थे। देखे थे कि नहीं थे? 11 फरवरी 2023। किसी ने देखा भाई? पंचांग और पंचांग में देखिए, या किसी के पास मोबाइल हो तो मोबाइल में देखिए। देखा? मिला नहीं मिला? मिल गए गुरुदेव। पंचांग तुला जाना है। राशि में, है तुला राशि में थे। क्या? तुला राशि में थे केतु, केतु के साथ थे तुला राशि में। हाँ, 11 फरवरी 2023 को तुला राशि में चंद्रमा थे, जो कि केतु के साथ थे। जी गुरुदेव। तो मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे ही क्या, मतलब कि मतलब एक प्रश्न आता है हमारे पास कि हमने जो है, मतलब डिलीवरी होनी है तो डिलीवरी नॉर्मल होगी कि ऑपरेशन होगा? डॉक्टर बोले हैं कि नॉर्मल हो जाएगी। जी गुरुदेव। तो हमने कहा कि ये डिलीवरी बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकती। कह रहे डॉक्टर कह रहे नॉर्मल होगी, हमका नहीं होगी नॉर्मल। ये हमने किससे कहा? सर ये राहु केतु और ये जो मंगल ऑपरेशन के कारक है सर ये। फालतू दिमाग ना लगाया करिए। चंद्रमा का केतु को। चंद्रमा केतु की तरफ चल रहे हैं। केतु कट है, कट। कहीं पर भी का जो निशान है वो केतु है। जी गुरु जी। और चंद्रमा केतु को पार नहीं किए। जरा चंद्रमा की डिग्री देख लीजिए आप, शाम को करीब वही केतु को पार नहीं किए थे। चंद्रमा की डिग्री कितनी थी? 4-5 बजे। हमें लगता है हमारे पास 2-3 बजे के आसपास फोन आया था। और नहीं, 2 या पता नहीं 12-1 बजे के आसपास, बड़ी इमरजेंसी में थे हम, तो क्लास में थे उस वक्त। तो हमने क्लास में थे, हमने कहा तो पॉसिबल नहीं है अभी कैलकुलेट करना। कहते बहुत इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी है। हम क्लास से पानी पीने के बहाने निकले और हमने देखा तो हमने बस मैसेज डाल दिया कि ऑपरेशन होगा, आप लोग अपना ऑपरेशन का देख लीजिए। कह रहे नहीं, डॉक्टर मना कर रहे हैं, ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। उनका नहीं होगा। देखिए जरा 12-1 बजे चंद्रमा कितने डिग्री पे थे जिसके पास हो? सर 1 बजे, चंद्रमा कितने डिग्री पर थे? 1 बजे तो तुला राशि में गए हैं सर, 1 बज के 5 मिनट पे। अरे भाई थे, लेकिन डिग्री बताइए ना, कितने डिग्री के थे? चंद्रमा तुला राशि में कितने डिग्री के थे? नहीं, नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? रुके गुरु जी, खोलते हैं हम, अभी खोले नहीं थे हम। खोल मिला एक। चंद्रमा, हाँ के आगे बढ़ रहे थे। चंद्रमा 11 तारीख को आप बोले ना गुरु जी? हाँ, 11 फरवरी। हाँ, 11 फरवरी को चंद्रमा उस समय 29, अभी केतु के नजदीक जा रहे थे, गए नहीं थे। केतु को पार नहीं किए थे ना? नहीं, केतु के तरफ जा रहे थे। तो चंद्रमा जो है जन्म भी है, जन्म। बच्चे का जन्म चंद्रमा ही है।
बच्चे, क्योंकि बच्चा पैदा होगा तो चंद्रमा है, वो चंद्रमा के प्रभाव में है। और बच्चे का जन्म का कारक भी प्लेनेट चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब केतु या मंगल के की तरफ जाते हैं और कोई आपके पास प्रश्न आ जाए कि भाई बच्चे का जन्म हो रहा है, नॉर्मल होगा या ऑपरेशन होगा, तो केतु और मंगल स्पेशली आप देखिएगा तो आप तुरंत बोल दीजिएगा भाई ऑपरेशन होगा। अगर चंद्रमा केतु को पार कर गए, पार करने का मतलब समझ गए ना आप? जी गुरुजी जी। हाँ, चंद्रमा मान लीजिए केतु 11 डिग्री के, चंद्रमा 12, 15, 18 हो गए, तो चंद्रमा केतु को पार कर चुके, तो हो सकता ऑपरेशन ना हो, लेकिन और भी स्थिति देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर चंद्रमा की डिग्री केतु की डिग्री से कम है, इसका मतलब चंद्रमा केतु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति का जो जन्म होने वाला है, बच्चे का जन्म का कारक चंद्रमा, वो बिना ऑपरेशन के नहीं होगा, बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। क्योंकि केतु कट है, कट, कहीं पे भी सर पे कट लगा, कहीं शरीर में कोई भी कट का जो निशान होगा वो केतु ही है। ठीक है, इसीलिए ऑपरेशन भी कहा जा सकता है, इसीलिए ऑपरेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन अभी आया एकदम लेटेस्ट, 26 फरवरी को आया। देखिए 26 फरवरी चंद्रमा कहाँ थे? 26 फरवरी, 26 फरवरी को चंद्रमा कहाँ थे? आज से 2 दिन पहले। वृषभ राशि में। तो चंद्रमा मंगल के साथ थे कि नहीं थे? हैं? चंद्रमा मंगल के साथ थे कि नहीं थे? वृषभ राशि में मंगल। जी गुरुजी जी थे। जी गुरु थे जी गुरु। उस दिन मतलब वो तो खैर हमसे एक दिन पहले पूछा गया था, मतलब कि ऑपरेशन से कराएं कि नॉर्मल का वेट करें। हमने कहा कि इस डेट तक अगर आपको कराना है तो आपको ऑपरेशन कराना होगा, क्योंकि हम देख रहे थे चंद्रमा मंगल की तरफ चल रहे हैं, तो ऑपरेशन से ही हुआ। समझ में है ना? एक 11 फरवरी वाला लड़का हुआ है और 26 फरवरी वाला लड़की हुई है। अब वो लड़का लड़की तो खैर बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जन्म, बच्चे का जन्म का कारक प्लेनेट चंद्रमा होता है, अगर वो केतु और मंगल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो बिना ऑपरेशन के वो काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति की कुंडली भी देखिए जिसका चंद्रमा केतु की तरफ बढ़ रहा हो। आपने किसी व्यक्ति की कुंडली देखी, चंद्रमा केतु की तरफ बढ़ रहा है, मतलब चंद्रमा की डिग्री केतु की डिग्री से कम है, तो बोल दीजिए भाई आपका ऑपरेशन से जन्म हुआ है क्या? ठीक है, ऑपरेशन से जन्म हुआ। कहेगा नहीं ऑपरेशन से जन्म नहीं हुआ, तो बोलो फिर जन्म होते ही कोई कट उट लग गया था क्या कहीं? तो बोलेगा हाँ कट लग गया था। दोनों में से कोई ना कोई एक बात जरूर लगेगी। मान लीजिए वैसे तो इसके 80-90% चांसेस हैं जिसका चंद्रमा की डिग्री केतु, चंद्रमा केतु एक साथ हैं और चंद्रमा कम डिग्री पर हो, केतु ज्यादा डिग्री पर हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस 80-90% कि उसका जन्म कट के कारण होगा, मतलब कि ऑपरेशन के कारण होगा। ऑपरेशन गुरु जी मेरा चंद्रमा मंगल के समीप है। समीप है, तो ऑपरेशन से हुआ था कि नॉर्मल हुआ था? नॉर्मल हुआ है। गुरु गुरु की दृष्टि है क्या? नहीं। चंद्रमा कितने डिग्री पे, पहले ये बताइए। चंद्रमा है हमारे 12 डिग्री और मंगल 19 डिग्री। चंद्रमा 12 डिग्री और मंगल 19 डिग्री। किस राशि में? वृष राशि में चंद्रमा उच्च के हैं। केतु के साथ तो कंफर्म है, केतु का कोई हो तो बताइए। मंगल में तो क्या होता है ना। एक और बात गुरु जी, हाँ, इसके साथ कुछ कहना चाहते हैं हम, इसलिए हमारा तो नहीं हुआ उस समय, मैंने ऑपरेशन से हमारा नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 1 वर्ष बाद हमारी माता जी की बहुत बड़ी ऑपरेशन हुई। हाँ, यही इसी रीजन होगा माता जी का। क्यों? क्योंकि चंद्रमा माता है। हाँ, चंद्रमा माता है और मंगल के। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। चंद्रमा माता है, अच्छा हमारा तो चंद्रमा मंगल की तरफ जब चलेगा तो ऑपरेशन करवाएगा। ये भी सही है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसीलिए हमने कहा एक ही योग में कई सारी घटनाएं घटती हैं। हमारा जो बच्चा हुआ है वो हाँ, सही में चंद्रमा और केतु की डिग्री 21 और 22 है, ऑपरेशन से ही हुआ है। ऑपरेशन से हुआ है। जी ये गुरु जी। चंद्रमा और केतु के साथ तो गारंटी होती है, लेकिन गारंटी मतलब
चंद्रमा कम कम डिग्री और केतु आगे हो तो वहां पर ऑपरेशन से जरूर होगा। हाँ, ये बोले केतु नहीं। आगे है हाँ, 22। ऑपरेशन से नहीं हुआ तो फिर उसके जन्म होते ही ना वहां पे कोई ना कोई कट उसके शरीर में लग सकता है। एक अच्छा। दूसरा ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए मंगल मंगल है तो ऑपरेशन का डिनोट जरूर करता है, लेकिन मंगल जो है ना ऑपरेशन को डिनोट करता है, कट को डिनोट नहीं करता। अब ऑपरेशन किसका, या तो बच्चे का ऑपरेशन हो किसी कारण से, या उस चंद्रमा चूंकि माता है तो माता का ऑपरेशन हो। केतु का तो कंफर्म होता है चंद्रमा और मंगल में। बाकी मंगल में तो बहुत सारी चीजें और भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जी आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने दो अभी ये लेटेस्ट घटना आपको बताई कि हाँ, ये लेकिन एक्यूरेट हुआ अभी, और कुंडलियां देखनी पड़ेगी तो फाइनल रहेगा। हाँ ठीक है, तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं। तो बच्चे का जन्म का कारक भी मंगल सॉरी चंद्रमा है। जो हाँ। हाँ, जो लेडीज में मासिक धर्म आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, उसका भी कारक चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा जिसकी कुंडली में ना गड़बड़ होता है, तो आप देखिए उस मतलब कि उस बहन या बेटी जो भी है उसका मासिक धर्म गड़बड़ रहता है। जी उसका जो गुरु जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ना वो गड़बड़ चलती है। और चंद्रमा मतलब पेट को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा पेट को भी रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा दाई आंख है, दाई आंख, दाहिनी आंख। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई। उसके बाद चंद्रमा क्योंकि पानी है तो पानी यानी खून, तो चंद्रमा खून को भी रिप्रेजेंट करता है। गुप्त अंग को भी रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। ठीक है ना, तो ये सब, और आंखों को भी रिप्रेजेंट करता है, और बाकी नमक को भी रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। अब जब चंद्रमा कमजोर होता है, किसी भी चंद्रमा कमजोर कैसे होगा, छठे आठवें बारह में आ जाए, या जो मैंने आपको बताया था सर्प दृष्टिकाण में आ जाए, गंडात में आ जाए, इसे बताया है ना सर्प दृष्टिकाण क्या होता है, गंडात क्या होती है ना। बुध केतु की नक्षत्र में आ जाए तो गंडात हो जाता है, ग्रह भी गंडात होता है। तो तो क्या होगा, या नीच का हो जाए, या शत्रु क्षेत्र, या फिर पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए चंद्रमा, तो यह आंख की प्रॉब्लम दे सकता है, पागलपन भी दे सकता है। क्योंकि चंद्रमा तो मन मन का कारक है ना। तो मन पर क्या हो गया, मन पर किसका प्रभाव आ गया, गलत प्लेनेट का प्रभाव आ गया, तो पागलपन भी हो सकता है। व्यक्ति को बार बार जो है बेहोशी हो सकती है, बेहोशी हो सकती है। एक बहुत साल पहले जब हम सीख रहे थे कुंडली, तो मतलब सीख रहे थे, मतलब हमें लगता है कि 2004 या 5 की बात है, ज्यादा पूरा मतलब 2003 में तो हमें डिग्री मिल गई थी। 4 5 मतलब हम प्रैक्टिस में ही थे उस वक्त, बहुत ज्यादा वो नहीं आता था हमको। अब जब सीखे तो कितना ही आता था, उसके बाद तो एक अलग बात है, आज भी नहीं आता। तो 4 5 की बात घटना है, तो ना एक लड़की थी ना, उसको बार बार वो कुछ भी नहीं था लेकिन बेहोश हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। तो मतलब कुंडली उसकी थी नहीं, या कुछ ऊपर नीचे था। तो हमने कहा ना इसकी दशा चंद्रमा की चल रही होगी, कुंडली उसके हिसाब से बना दो। तो कहते हैं ऐसा क्यों, हमने कहा जरूर चंद्रमा की दशा है, क्योंकि उसका मैंने मतलब कुंडली जो टाइम एक्यूरेट नहीं था, बाकी तो एक्यूरेट नहीं था, तो दशा नहीं मिल पा रही थी हमको, क्योंकि दशा तो बिना टाइम के उससे नहीं मिल पाएगी ना। तो हमने कहा ये बेहोश जिस वक्त से होना स्टार्ट हुई है उस वक्त उसकी चंद्रमा की दशा स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि उसकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में था। मुझे एग्जैक्ट उसकी प्लेनेटरी पोजीशन नहीं पता, खराब स्थिति में था, और वो उसको मूर्छा आ रही थी। तो मुझे लगा कि कहीं इसका चंद्रमा खराब है। और ये लोग बता रहे हैं कि 8 9 महीने से इसको ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है, हर डॉक्टर को दिखा डाला, कुछ हो ही नहीं रहा। तो हमने कहा कि इसका, और टाइम उन लोगों को कंफर्म नहीं था, तो हमने कहा कि हमने इस प्रकार से लिया कि चंद्रमा की दशा उस वक्त स्टार्ट हो जाए, 8 महीने पहले से। तो जब ऐसा हमने सिस्टम में डाला और डाल करके निकाला कैलकुलेशन दिमाग लगा के, तो जो प्रेडिक्शन हमने दिया उसमें 75 80% सही गया। तो उसकी बेसिस पे मैंने चंद्रमा का उपाय 2 4 करवाए थे, तो उसको थोड़ा राहत मिली थी। फिर वो लोग, हम भी हट गए थे कानपुर से, मतलब 2006 के बाद तो कानपुर छोड़ दिया था हमने। तो फिर मेरा कांटेक्ट नहीं होता है उससे। तो इस प्रकार की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो और चंद्रमा की दशा अंतरदशा अगर आ जाए, तो व्यक्ति को
इस प्रकार की समस्या भी आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार की समस्या भी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। जो स्त्री होती है उसका जो स्तन होता है, स्तन, वो भी चंद्रमा ही है, क्योंकि वो उसमें मिल्क होगा, दूध होगा। तो दूध में क्या है कि पानी, पानी चंद्रमा का कारक होता है। तो जिसको, जो लेडीज या जो स्त्रियां माँ बनती है और उनको दूध नहीं आता है, बच्चों को पिलाने के लिए भी नहीं आता, कभी कभार प्रॉब्लम होती है, तो देखिए उस लेडीज में भी चंद्रमा की स्थिति खराब होगी। समझ में आई बात नहीं आई? तो उस लेडीज में भी चंद्रमा की स्थिति क्या होगी, खराब हो सकती है वहां पर। तो चंद्रमा जो क्या नाम है, इस प्रकार का भी कारक आपको बता सकता है। तो हमने बोला कि अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है, कैसे खराब है आप लोगों को पता है। तो आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, पागलपन तो बताया ही, मूर्छा भी आ सकती है, उसके पेट में दर्द भी रह सकता है, पेट में दर्द भी रह सकता है, या पेट का कोई रोग भी हो सकता है। बाकी हाइड्रोसील की भी प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो सकती है, हाइड्रोसील की। बाकी सर्दी जुकाम बुखार ये तो आम बात है, ये तो होगा ही होगा, सर्दी जुकाम बुखार बार बार आम बात है। कोई चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चेस्ट कंजंक्शन हो जाए, या कंजेशन हो जाए, या जो है मतलब भारी भारी सा चेस्ट लगे, तो चेस्ट की भी प्रॉब्लम दे सकता है कौन, चंद्रमा। ठीक है। जो अभी कोरोना पीरियड जो गया, उसमें आप देखिए जिसमें चंद्रमा की दशांतर दशा जिन पे चल रही थी, तो अब चंद्रमा अच्छा और बुरा तो एक सेकंड बात है, तो उनको जरूर कोरोना पीरियड में थोड़ा सा उनकी हालत खराब हुई होगी। ठीक है ना, समझ में आई बात नहीं? बाकी जी चंद्रमा जनता को भी रिप्रेजेंट करता है, वो तो एक अलग बात है, जनता को रिप्रेजेंट करता ही करता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बातों को और समझें, यहाँ पे चंद्रमा के जरा डिजीज को देख लेते हैं, चंद्रमा की डिजीज को। एक चीज आप लोगों को बतानी थी, कहाँ गए, हाँ। आप लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी, एक किताब है प्रश्न मार्ग, प्रश्न मार्ग एक बुक आती है, पढ़ी है नहीं पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी नहीं गुरु। गुरुजी। प्रश्न मार्ग अच्छी बुक है, प्रश्न मार्ग बुक आती है। ठीक है। किस प्लेटफॉर्म? इसमें इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे आज का जीवन है वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही हम इस जन्म में जो दुख या सुख पा रहे हैं। क्योंकि हम, जो हमारे कर्म थे उसके हिसाब से हमें ग्रह मिले, जो हमारे कर्म थे उसके हिसाब से हमको क्या मिले, ग्रह, और वो ग्रह हमको दुख या सुख दे रहे हैं। ठीक है। तो कर्म, तो क्या प्रेजेंट टाइम का कर्म इंपॉर्टेंट नहीं होता? वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट टाइम का कर्म भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्लेनेटरी पोजीशन हमारी जन्म कुंडली में बनी हुई है, अब वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम के कर्म से भी हम लोग उसको काट सकते हैं। तो प्रश्न मार्ग ये कहता है कि व्यक्ति का जो जीवन है एक प्रकार का सर्कल है। सर्कल मतलब जो उसने पिछले जन्म में कार्य किए, उस प्रकार से उसको ग्रह मिले, उस प्रकार से वो सुखों और दुखों को भोगेगा। और जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो उसके कर्म हो रहे हैं, तो वर्तमान समय के कर्म वर्तमान समय के दशाओं और अंतर दशाओं को बैलेंस भी करेगा। और अगर हमसे कोई बड़ा गलती हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे आने वाले जीवन पर, यानी आने वाले अगले जन्म पर भी पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म हर स्थिति में अच्छे रखने चाहिए। जो भी सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जो भी हम लोगों को बताया गया है, जैसा बताया गया उसको फॉलो करते रहना चाहिए। 100% नहीं हो सकता तो आप 50% करिए, 50% से धीरे धीरे बढ़ाइए, 60% करिए और अच्छा करिए, 70% करिए। अब एक दिन में तो आप 100% के कर्म अच्छे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आजकल के समय में जिसमें राहु का बहुत प्रधानता है, लेकिन वही राहु की प्रधानता, कलयुग का तो पीरियड राहु का ही पीरियड है, जो कि आपको भय, जो कि आपको भ्रम, ये सब देता है और गलत कार्यों की तरफ आपको मोड़ता है। तो वहीं पर ये बोला गया कि कलयुग का समय राहु का है, लेकिन कलयुग में प्रभावी देवता मंगल ही हैं, कलयुग में प्रभावी देवता हनुमान जी हैं। और राहु, लाल किताब कहती है कि राहु प्लेनेट दो लोगों से शांत होते हैं। पहला है चंद्रमा, यानी राहु का अगर हमें उपाय करना है, हमें चंद्रमा
के द्वारा हम राहु को शांत कर सकते हैं। ये बताया भी होगा मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में। जी गुरु जी। और दूसरा है मंगल के उपाय के द्वारा भी हम लोग राहु का उपाय कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कितना सेंस आप देखिए कि कलयुग का समय राहु का समय है, लेकिन प्रभावी देवता राहु नहीं है, प्रभावी देवता हनुमान जी हैं, यानी मंगल हैं। तो हम हनुमान जी की शरण से, हनुमान जी के या मंगल प्लैनेट के उपायों के द्वारा हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। और तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें हनुमान जी की पूजा, मंगल की पूजा, चंद्रमा की पूजा, यानी चंद्रमा मतलब शंकर जी पूजा, मतलब ये करते रहना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, नहीं हो सकती, आप अपने आचरण ठीक रखिए, तो धीरे धीरे 50% आप पहले करिए, फिर 55% करिए, फिर 60% चलिए, फिर ये आपको पता है इसके आगे कैसे क्या करना है। आप लोग कर्मकांड से जुड़े हैं तो आप लोगों को ज्यादा ही सारी बातें पता है। इसमें प्रश्न मार्ग ये कहता है आपको कि कर्म व्यक्ति के हमेशा अच्छे होने चाहिए, नहीं है तो वो करता रहे कर्म। और कहते हैं कुछ रोग ऐसे हैं जो हमारे पिछले जन्म के पाप के कारण हमको रोग मिले हैं, और प्रश्न मार्ग में उसने उसका कारण बताया। उसने क्या बताया कि अगर ये रोग है तो इसका कारण क्या होगा और उसका उपाय क्या करना है, ये प्रश्न मार्ग में लिखा हुआ है। समझ में आई बात नहीं आई? प्रश्न मार्ग में क्या लिखा हुआ है कि वो रोग का कारण क्या है और उसका उपाय कैसे करना है, ये वहां पर लिखा हुआ है। ठीक, जैसे उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी को टीबी हो जाती है, क्षय रोग हो जाता है, तो उसका कारण उन्होंने क्या बताया है प्रश्न मार्ग में। टीबी टीबी समझ गए ना आप लोग? क्षय रोग नहीं हो जी जाता, गुरु जी। जी जी। होता है, छाती में पानी हो जाना, हृदय में। बहुत सारे बलगम आ जाता है, बहुत बेकार बीमारी होती है, बहुत खांसता रहता है, बलगम निकलता रहता है और इन्फेक्शन भी फैलाता है ऐसा व्यक्ति। तो कहते हैं कि ये पिछले जन्म में इसने कोई ब्राह्मण हत्या करी होगी, या अपने गुरुजनों से कोई द्वेष एवं ग्रहण के समय अपने गुरुजनों से कोई द्वेष, अच्छा विचार नहीं रखा होगा, और ग्रहण के समय उसने भोजन लिया होगा। बोलते हैं ना ग्रहण के समय भोजन त्याग करना चाहिए। तो प्रश्न मार्ग कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी का रोग बहुत ज्यादा है, बीमारी ज्यादा सीवियर हो रही है, तो ऐसा होने के पूरे चांसेस हैं कि उसने पिछले जन्म में क्या, ब्राह्मण हत्या। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण मतलब जो विद्वान व्यक्ति, हत्या का मतलब हत्या नहीं होता, कि जो विद्वान व्यक्ति उसके उसके अनुसार उसके उचित सम्मान उनको नहीं दिया होगा, हत्या नहीं करी होगी, कोई हत्यारा नहीं होगा। बट यहाँ पर ब्राह्मण हत्या का मतलब हो गया कि जो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसका उसने अनादर किया होगा या किसी प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाया। गुरु जी, अपमान भी तो मृत्यु के समान ही होता है, किसी हाँ का अपमान सही बात करना। है, अलग अलग कथाएं, अपमान भी मृत्यु के समान है, एकदम सही बात है। और जो विद्वान व्यक्ति है उनके लिए पैसे का तो कोई मोल होता नहीं है, उनके लिए जी। जो मान क्या नाम है, सम्मान। हाँ मान सम्मान ही पैसे से बढ़कर होता है। तो अगर जी आप गुरु। किसी विद्वान व्यक्ति का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण हत्या में आप शामिल हो रहे हैं। जी। ठीक है, तो इस कारण से व्यक्ति को टीवी के रोग हो सकते हैं। इसके अलावा उसने क्या बताया, मतलब इन्होंने प्रश्न मार्ग में लिखा है, इसका निदान बताया है कि अगर ऐसी समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है तो वो व्यक्ति रुद्र सूक्त का पाठ करे। रुद्र सूक्त होना है ना, तो उसको जी। राहत मिलेगी। ये प्रश्न मार्ग में निदान लिखा है, रुद्र सूक्त का पाठ करे। हाँ दूसरा, गुरु जी, जी क्या, 16 मंत्र होते हैं गुरु जी आपकी रुद्र। आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? रुद्र सूक्त में 16 मंत्र होते हाँ हाँ तो हाँ, उसका 16 मंत्र है। उसका पाठ करे, वो रुद्र सूक्त का पाठ करे वो, तो रुद्र सूक्त का पाठ करेगा तो वो ठीक रहेगा। दूसरा बताया कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, खा पी रहा है फिर भी वो जिस हिसाब से खा पी रहा है
हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहा है, कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम है, कमजोरी, चाहे वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक कमजोरी हो, या किसी भी कहीं भी किसी प्रकार की कमजोरी अगर है, तो कहते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा व्यक्ति अन्न की चोरी करता है। अन्न की चोरी का मतलब यही हुआ कि जैसे बहुत साल जब हम लोग छोटे थे तो वो क्या नाम है, तेल या राशन राशन की दुकान होती थी, तो वो क्या करता था, आपके नाम पे 5 किलो राशन है तो 4 किलो अपना देता था, 1 किलो रख लेता था। ये भी एक प्रकार की अन्न की चोरी है। जो सरकार दे रही है गरीबों को या जिसको भी दे रही है, उसका आप अन्न का पैसा मार लो, तो ये सब अन्न की चोरी। अन्न की चोरी एक तो डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। और अन्न की चोरी ये भी आती है कि मान लीजिए आपने किसी से कोई भी काम कराया और उसका जो उचित मूल्य है, वो क्योंकि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, अपने खाने पीने के लिए तो काम कर रहा है ना, तो आपने उसका उचित पैसा नहीं दिया, तो उसके अन्न की चोरी तो आपने करी। भाई आपने जी पहले कर गुरुजी। लिया कि आप हम वो कोई मजदूर ने बोला कि नहीं हम 400 रुपये दिहाड़ी लेंगे और हम आपका काम करेंगे, आपने बाद में कहा 400 में हम 300 रुपये देंगे, तो ये भी अन्न की चोरी में आता है। तो कहते कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के भी कार्य, ये चीजें अगर इस वक्त आपको दिख रही हैं इस जन्म में, तो आप पिछले जन्म में इस प्रकार के आपने कार्य किए होंगे। और इसका उपाय दिखता है प्रश्न मार्क, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। देखिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लोग बोलते हैं कितनी बार करना चाहिए, वैसे तो जीवन भर करते रहिए, अच्छा रहता है, लेकिन सहस्त्र जुड़ने का मतलब है कि सहस्त्र बार वो पाठ होना चाहिए। सहस्त्र का मतलब 1,000 हो गया है ना, यानी अब ये तो एक दिन में आप 1,000 करिए या 1,000 दिन में एक बार करिए, गुरुजी, कितनी बार में भी 1,000 पाठ करिए, वो मिनिमम उतना होना चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, शिव सहस्त्र नाम मतलब शिव का नाम सहस्त्र बार या शिव के सहस्त्र नाम होते हैं, स्तोत्र है उसका। हाँ वही हम भी कह रहे हैं, शिव सहस्त्र नाम तो है ही है, लेकिन वो पाठ जैसे शिव सहस्त्र नाम आपने किया तो वो बोलते एक बार कर लिया क्या काम होगा, तो कितनी बार करना चाहिए। तो जी इसलिए ये कहा गया, क्या जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है तो विष्णु जी के 1,000 नाम का पाठ जी। आप करते हैं, ठीक है, तो ये कितना मिनिमम करना चाहिए, तो कहते हैं जिसके आगे सहस्त्र लिखा हो उतनी बार वो पाठ तो जरूर करें। समझ नहीं बात जी नहीं, जी गुरुजी। ये कहने का मतलब है। बाकी शिव सहस्त्र नाम शिव जी के 1,000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु जी के 1,000 नाम, तो वही समझ। हाँ तो वो कितनी बार करना चाहिए, वो उसके लिए विधान है कि सहस्त्र का मतलब कम से कम 1,000 पाठ आप करिए। बाकी उसकी ऊपर इच्छा आप जितना भी कर लीजिए, वो आपके ऊपर, वो जन्म भर करते रहिए। तो इसमें इस प्रकार की चीजें दी गई। कुछ लोग कुष्ठ के रोगी होते हैं, कोढ़ कुष्ठ के रोगी आपको मिल जाते हैं। कुष्ठ का रोग सफेद शरीर पे जी भी हो सकता है, या कुष्ठ जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कुष्ठ रोगी। यहां पर भी कहा गया कि उस व्यक्ति ने, जो कुष्ठ का रोगी है, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण हत्या, अब ब्राह्मण हत्या क्या, अब आपको समझ में आ गया ब्राह्मण हत्या क्या है, या एक्चुअली क्या है ना कि कुष्ठ के जो रोगी लोग होते हैं वो किस ग्रह से कनेक्टेड होते हैं, राहु। राहु। इसीलिए जो कुष्ठ रोगी हैं वो राहु का ही रूप है। तो अगर गुरुजी, आपको कुष्ठ रोगी शुक्र भी माना जाता है क्या गुरुजी? दिखता है, शुक्र भी माना जाता है क्या? नहीं नहीं शुक्र नहीं माना, शुक्र नहीं माना जाता। जी इसमें क्या है कि जो कुष्ठ के जो रोगी हैं वो राहु का ही रूप है, और उन्हें राहु की ही कमियों के कारण उन्हें ये रोग प्रदान हुआ है। तो वो राहु का एक, जैसे जो भी काम करने वाले मजदूर लोग हैं वो शनि का ही रूप है, जितने भीख मांगने वाले लोग हैं वो राहु, जो गरीब व्यक्ति है वो राहु के ही प्रकोप से है, राहु का ही रूप है। और जो कुष्ठ रोगी वो तो पक्का राहु का वो प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, तो राहु फिर आपके लिए अच्छा होने लगता है। कभी भी राहु के उपाय में भी ये बात कही जाती है कि राहु के उपाय में आप कुष्ठ रोगियों की सेवा करिए। अब सेवा मतलब कैसे करिए, आप उन्हें पैसे उनको देकर करिए, खाने का सामान देकर करिए, कपड़े की जरूरत है, ठंड का समय है, कपड़ा देना चाहे कपड़ा दे दीजिए,
मतलब किसी भी प्रकार से उनको क्या करना है, उनको जो है मदद जरूर करनी चाहिए। तो अब देखिए जो विष होता है, जहर, वो भी क्या है, राहु का ही काम है। तो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने किसी न किसी को विष दिया होगा, जहर दिया होगा। अब जहर का भी बहुत अलग अलग मतलब है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से उस बात को समझ सकते हैं कि जहर देने का मतलब क्या है यहां पर। या किसी के साथ विश्वासघात किया होगा, या जो उसका गुरु होगा उसकी पत्नी के साथ उसके विचार अच्छे नहीं होंगे, इस कारण से उस व्यक्ति को कुष्ठ का रोग इस जन्म में मिल रहा है। ठीक है, जिसमें ये बात बताई गई कि रुद्र सूक्त का जप, कुष्मांडी हवन दोनों करना चाहिए। रुद्र सूक्त का जप करे और कुष्मांडी हवन करे तो इस रोग रुद्र सूक्त आ सकता है। कुष्मांड होम। कुष्मांडी हवन, अब ठीक है ना। जी गुरु जी, कुष्मांड सूक्त से होम, हाँ, ठीक है। इसी में बहुत सारे लोगों को सफेद दाग हो जाता है शरीर पर, वो भी एक प्रकार का कुष्ठ रोग ही है। वो भी एक प्रकार का कुष्ठ रोगी, सफेद दाग नहीं पूरे चेहरे पे जी कहीं गुरु जी, पे सफेद दिखता है। चौरा कहते हैं गुरु जी, कुष्ठ, हाँ। हाँ, तो वो भी एक प्रकार का कुष्ठ रोगी माना जाता है। और इस प्रकार इसके लिए भी उपाय में जो प्रश्न मार्ग है वो कहती है कि यही सेम काम करे, यानी कि रुद्र सूक्त का जप करे और कुष्मांडी हवन करे। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जी इसी प्रकार से जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज है, तो कहते हैं कि इसने ना किसी विद्वान व्यक्ति के धन की चोरी करी है। अब विद्वान व्यक्ति के धन की चोरी का क्या मतलब हुआ कि विद्वान व्यक्ति के धन की चोरी का मतलब जो उसके पुस्तक अपने, वगैरह चोरी किया हो। जो भी विद्वान व्यक्ति है, तो विद्वान व्यक्ति का धन क्या होता है? पुस्तक, गुण होते हैं, पुस्तक होती है, या जो उसके जो विचार हैं उसकी चोरी। मतलब चोरी करने का मतलब हुआ कि उसको गलत तरीके से उसने ठहराया होगा। जी कुल मिला के ये भी एक प्रकार का अपमान की कैटेगरी आ गई। तो यहां पर भी यही बात बताई जाती है कि अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम किसी को दिख रही है तो यहां पर वो क्या कर सकता है, कुष्मांड हवन कर सकता है। कुष्मांडी हवन यहां पे भी वो कर सकता है, तो उससे उसको फायदा मिलेगा, उससे उसको फायदा मिलेगा। ऐसे क्या नाम है, सॉरी थोड़ा सा हो जाए, ऐसे बताया गया किसी को पाचन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन, डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसने पिछले जन्म में जो जल संसाधन थे, कहीं भी जो जल का स्रोत था, तालाब, कुआं, जो भी था, तो उसको उसने बर्बाद किया होगा। जल संसाधन को उसने क्या किया होगा, बर्बाद किया होगा। पानी की चोरी की होगी, पंप सेट की चोरी की होगी, यानी पानी को गलत तरीके से उसने क्या किया होगा, यूज किया होगा। तभी बोलते हैं कि पानी जहां जितनी जरूरत है उतना ही आप यूज करें, न पानी ज्यादा यूज नहीं, मतलब ज्यादा यूज करने का मतलब हुआ कि उसको बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीने का पानी वैसे भी पृथ्वी पर कम है। ऐसे तो पानी बहुत है, लेकिन वीडियो जो पीने का पानी है वो काफी कम है। तो यहां पर यह बताया गया कि अगर इस प्रकार की समस्या है, पेट से, पाचन से, डाइजेशन से संबंधित समस्या है, तो यहां पे भी वरुण सूत्र का जप करना चाहिए। वरुण सूत्र, वरुण सूत्र लिख सकते हैं आप, वरुण सूत्र का जप करें। तो किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, कभी गैस्ट्रिक की बहुत प्रॉब्लम है, खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा है, अपच की समस्या है, जरा सा खाना खाते हैं पेट फूलने लगता है, महीनों पड़े हैं हॉस्पिटल के अंदर, कोई आराम नहीं है, तो उनके लिए ये काम, मतलब बाकी अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो जरूर कराएं, उसके साथ साथ ये काम भी अगर करेंगे, ये काम भी करेंगे, तो आप देखेंगे उनको फायदा जल्दी होगा। गुरु जी, वरुण सूत्र क्या है? ये देखिए अब देखना पड़ेगा, जो हमें लगता है कर्मकांड की सूत्र बुक तो वही आती है सूत्र उसमें लिखा मिलेगा। गया क्या? वरुण देव, वरुण देव है ना, वरुण प्रकार की ऊर्जा है। वरुण का सूक्त हो ही होगा, शायद मिस्टेक हाँ, हो गया वरुण सूत्र है, वरुण सूत्र भी हो सकता है। हो सकता है। ठीक है ना। अब किताबें हैं, गलत छपा तो वही छपता चला आ रहा है, लेकिन वो इतना बचा हुआ है, यही काफी है। हाँ हाँ, बवासीर के लिए मैंने बता दिया। अच्छा, बवासीर के लिए भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसने क्या किया होगा, अंधे विद्वानों एवं अंधों को की चोरी की होगी,
ठीक है, पशु हत्या भी इसके अंदर आती है, पशु हत्या करी होगी, विद्वानों एवं अंधों की चोरी की होगी। इसमें कहते हैं या तो सोने का दान दो या तो गौ दान दो। अगर आप किसी को पाइल से संबंधित, हेमोरेजिस से संबंधित समस्या है, बवासीर से संबंधित, तो उसको या तो सोने का दान करना चाहिए या तो गौदान करेगा, तो बीमारी आसानी से उसकी खत्म हो जाएगी, बहुत सीरियस नहीं होगी। कुछ लोगों को देखा बवासीर बड़ी लंबी लंबी चलती है, बहुत परेशान रहते हैं जीवन भर, तो उनके लिए जरूरी उपाय हो जाते हैं, उनके लिए जरूरी उपाय हो जाते हैं। अब नेत्र रोग किसी को भी है, आंखों संबंधित, दिखना बंद हो गया, अंधे हो गए, या कोई भी प्रॉब्लम आंखों संबंधित आ रही है, तो इसमें बताया गया कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी भी जानवर की आंख फोड़ी होगी, इसलिए उसको इस जन्म में आंखों से संबंधित बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। तो इसके लिए बताया गया कि सोने का दान करें, या सोने का दान नहीं कर सकते तो मूंग का दान करें। मूंग, मूंग आता है ना, मूंग, अरे जी यही मूंग जो खाते, जी गुरु जी आता है दाल वाला। मूंग का दान करें या सोने का दान करें, जैसा भी जिसके भी हो। किसी को कान के रोग की समस्या है और वो बहुत सीरियस होती जा रही है, सुनना बंद हो गया है, बहुत समस्या बड़ी लंबी होती जा रही है कान के रोग की, तो उसने क्या किया होगा, अन्य का कार्य, किसी का, कोई व्यक्ति का कार्य बनता बनता उसने बिगाड़ दिया होगा। तो इसको चाहिए कि वो अन्न और भूमि एवं कंबल का दान करे। अन्न का दान करे, भूमि का दान करे, अगर उसके पास भाई बड़ा भूपति है तो भूमि का दान कर दे, नहीं तो कंबल का दान कर दे। तो कंबल का दान करता रहे तो कान से संबंधित समस्या, उसकी रोग का निवारण होगा, जो प्रश्न मार्ग लिखता है। जीभ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जीवा रोग कोई भी किसी प्रकार का, लोग बोल नहीं पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वो पिछले जन्म में झूठ ज्यादा बोलता होगा या कटु भाषण करता होगा। कुछ लोगों का भाषण ही ऐसा होता है कि सुन के बाद जो है बड़ा कठोर बोलते हैं। तो उसके लिए बताया गया कि भाई आप राहु का जप किया करें। अगर किसी को जीभ से संबंधित समस्या है तो राहु का जप करें या सरस्वती जी की पूजा करें, और अन्नदान जरूर करें, अन्नदान जरूर करें, ठीक है ना। पेट के रोग के बारे में मैंने बता दिया, वरुण सूक्त का पाठ करें, वरुण सूक्त का पाठ करें, ठीक है। इसके अलावा पेट के रोग बताते, पथरी उथरी हो या पेशाब से संबंधित समस्या हो या किडनी से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या नाम है, जब हवन करे तो उसमें क्या करना चाहिए, मतलब ये तो हवन करे पहली बात, और उसमें तिल का दान करे। हवन करे और क्या करे, तिल का दान करे। हवन करे या क्या करे, तिल का दान करे। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हवन में तिल डाल करके दान करे। किससे संबंधित समस्या हो, अगर मान लो किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हवन करे और उसमें तिल जरूर डाले, तिल जरूर डाले, तो उसकी जो ये प्रॉब्लम होगी वो वहां पे थोड़ा शांति उसको दिखाई देगी। उसको क्या दिखाई देगी, शांति दिखाई देगी। देखिए एक होता है क्या नाम है, मम्स होता है, मम्स। मम्स क्या होता है, गांठ, नसें जो उसकी स्वेलिंग कर जाती गांठ के आकार की, नस स्वेल जाती, गांठे गांठे नसों में बन जाती है और स्वेल कर जाती है, दर्द भी बहुत लोग होता है उसको, ठीक है ना। तो इसके लिए बताया गया यही, रुद्र सूक्त का पाठ करें और मरुत सूक्त का पाठ करें या गायत्री मंत्र का जाप करें, तो उसको फायदा मिलेगा। कंठ, गले से संबंधित किसी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, तो उसने जो है भ्रष्टाचार जरूर किया होगा। अब देखिए उसने क्या किया ये तो नहीं पता, क्योंकि पिछला जन्म किसी ने नहीं देखा, बट जो उसके उपाय लिखे गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजीज, बीमारी का ये उपाय केवल प्रश्न मार्ग में ही दिया गया है और किसी बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो कंठ रोग की प्रॉब्लम है तो 9 ग्रह शांति वो करवाए,
नवग्रह शांति करवाए। अगर किसी प्रकार के सर की समस्या है, सर में दर्द होता है, माइग्रेन है, या किसी भी प्रकार की सर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो गरीबों का यज्ञोपवीत करवाए। जो गरीब ब्राह्मण हैं उनका यज्ञोपवीत वो करवाए, फ्री में करवाए, पैसा अपना खर्चा करे। तो उसकी सर से, क्योंकि उसने ना विद्वानों का अपमान किया है, तो विद्वान अब ब्राह्मण हो गए, तो सभी बहुत सारे ब्राह्मणों का वो यज्ञोपवीत अपने पैसे से करवाए। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अगर है, तो बताते हैं कि पिछले जन्म में उसने पीपल का पेड़ काटा होगा या गौ हत्या करी होगी, तो उसके लिए बताते हैं कि गौदान करना जरूरी है, गौ का दान करें। किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम है, मिर्गी, मिर्गी समझते हैं सब लोग, जी गुरु जी। जी बोलिए। तो सर्व रोग नाशक जप होता है, सर्व रोग नाशक जप करे लो, मंत्र है इसका। तो सर्व रोग नाशक जप का जप करे वो, तो मिर्गी की समस्या उससे ठीक हो जाएगी। किसी को आंतों से संबंधित प्रॉब्लम है, बीपी में क्या करना चाहिए? क्या गुरु जी बीपी में क्या करना चाहिए? क्या बीपी में गोदान। क्या उपाय करना चाहिए? आवाज नहीं क्लियर हो रही, क्या बोल रहे हैं आप? है कि बीपी में क्या उपाय करना चाहिए? नेति, बीपी ब्लड प्रेशर। बीपी में ब्लड प्रेशर। ब्लड बताए तो, ब्लड प्रेशर का हमने बताया तो यहाँ पर गौदान, ब्लड प्रेशर में गौ का दान करें। मिर्गी की प्रॉब्लम है तो सर्व रोग नाशक जप करें। और किसी को आंतों से संबंधित कोई समस्या है, कोई भी XYZ समस्या है आंतों से संबंधित, तो वो विष्णु की प्रतिमा का दान करें, विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा का प्रतिमा दान गुरु करें। जी, विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा। है? विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा दान करे। स्वर्ण नहीं, इसमें अब स्वर्ण नहीं कर सकता तो पीतल की भी कर सकता है। स्वर्ण तो बहुत महंगा हो जाएगा, तो पीतल की प्रतिमा भी दान दी जा सकती है, ठीक है ना। और जिनको भी संतान नहीं होने की समस्या है, उनके लिए गौदान बहुत जरूरी है, उनके लिए गौदान करना बहुत जरूरी है। संतान संबंधित, संतान नहीं हो रही है और उनको समस्या है, तो उनको आप बताइए कि भाई गौदान कर, गौदान करवाने से उनका ये लाभ मिल सकता है, वहां पर लाभ उनको मिल सकता है। समझ में आई बात नहीं है यहाँ पर? तो लाभ इस प्रकार का उनको यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि अगर किसी को पागलपन की प्रॉब्लम है, पागलपन की प्रॉब्लम है, तो पागलपन के लिए गया जा करके वहां पर प्रायश्चित करें। पितरों का नहीं होता गया में, तो वहां पे गया जा करके प्रायश्चित करना चाहिए। और वहां पर जो भी पितृ से संबंधित पूजा है वो जरूर वहां पे करवाएं। पितृ श्राद्ध गुरु जी। हाँ, पितृ शांति करवाएं वहां। किसी प्रकार का मूकता है, मूकता मतलब बोल नहीं पाता व्यक्ति, गूंगापन है, तो चांदी की सरस्वती जी का दान करें। चांदी की सरस्वती जी का दान करना के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार के रोग जो है कहां पे दिए गए हैं, कहां पे दिए गए? प्रश्न मार्ग में इस प्रकार के का उपाय बताया गया है, तो इसको करवाना चाहिए। और इससे लाभ भी लोगों को मिला है, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुरु जी, ठीक है, समझ में आया? कुछ बातें हमको समझ में नहीं आ रही। क्या? अब मान लीजिए कि जो जन्मजात गूंगा हो, तो इस पर चांदी की सरस्वती जी पर होने की संभावनाएं हो सकती है, गारंटी तो वही नहीं यहाँ पे दी। संभावना की बात करी गई। आप गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन अब चूंकि प्रश्न मार्ग में लिखा है, प्रश्न मार्ग एक बहुत अच्छी बुक में माना जाता है, नहीं वो तो ठीक है। तो उसमें एक ये है जो था वो मैंने बताया। कहीं अच्छा से कोई गुरु जी, पॉसिबिलिटी लगती है तो ये भी एक बार करा के देख लें, क्या बुराई की। अच्छा एक और बात हम थोड़ा इस पर हाँ, जानना चाहते थे कि जैसे पूर्व जन्म के अनुसार ही ग्रह भी बैठते हैं, तो हमने अभी पढ़ा कि टीबी की जो बीमारी होती है वह पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या या ब्राह्मण का अपमान से होता है। जी। तो ब्राह्मण का मतलब तो गुरु हो गए। हम्म।
तो ग्रह में गुरु हमारे जैसे मान लीजिए उच्च के बैठे हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। हम्म वहां पे केतु है, राहु हम्म। की दृष्टि भी हो गई। तो हाँ कुछ हद तक देखा जाए तो गुरु गड़बड़ है, मतलब कि पूर्व जन्म में हो सकता है कि वैसा हमारे साथ भी हुआ हो, क्योंकि हमें बचपन में एक बार सीने में पानी हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं। हम्म। जो टीबी के ही लक्षण है तो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, तो इसे हम्म। माना जा सकता है। हाँ माना जा सकता है। उपाय आगे कर लीजिए, अगर कोई समस्या आपको नजर आए तो उपाय वाला जो बताया वो कर लीजिए। गुरुदेव नहीं ये गुरु जी, थंब सूत्र पर हम इसको देखिए। रिसर्च के माध्यम से देख रहे हैं वर्तमान समय में, क्योंकि आज भी हमसे अनजाने में भी, जैसा हम गुरुजनों से, हमारी एक आदत है कि किसी से स्पष्ट रूप से बात करना, पूछना किसी हम्म भी चीज को। अब इसमें कुछ लोग बुरा मान जाते हैं मन ही मन, कि नहीं हमसे ये शास्त्रार्थ कर रहा है। अरे भाई हम पूछते हैं, हमें जानने की जिज्ञासा है, हम्म हम्म और जिज्ञासा के कारण कुछ अपमान की भावना हो जाती है मन में, हम्म। इसीलिए पूछ रहे हैं आपको। नहीं तो ये किया जा सकता है, ठीक है। बाकी चंद्रमा के रोग में मैंने आपको बताया, आते हैं चंद्रमा के रोग में क्या बताया। बाई आंख का रोग बताया। हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज जो है चंद्रमा का है। और लंग्स तो सबसे ज्यादा चंद्रमा का है, लंग्स फेफड़े, फेफड़े। स्किन डिजीज यानी त्वचा का रोग, ठीक है ना, इसका है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का गड़बड़ होना, ये भी चंद्रमा की प्रॉब्लम है। सर्दी खांसी, फेफड़े में सूजन, ये सब क्या है, चंद्रमा की प्रॉब्लम है। हाइड्रोसील, ये चंद्रमा की समस्या है। हिस्टीरिया, चंद्रमा की समस्या है। और मेंटल प्लासी बोलते हैं, मानसिक कमजोरी बोलते हैं, ये भी चंद्रमा की समस्या है। ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर अलग है, लेडीज में शायद ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी चंद्रमा के अंदर आती है, ठीक है। पागलपन तो चंद्रमा का है ही है, पागलपन तो चंद्रमा की प्रॉब्लम है ही है। देखिए इसके अलावा कुंडली में जिस प्रकार की चंद्रमा की स्थिति है, कुंडली में जिस प्रकार चंद्रमा की स्थिति है, उसी प्रकार से व्यक्ति का मन होगा, उसी प्रकार से व्यक्ति का क्या होगा, मन होगा। मन और चंद्रमा एक जैसा ही है। अगर चंद्रमा कुंडली में चर राशि में हो, चर राशि कौन सी है, 1 4 7 10, तो व्यक्ति का मन जो है चंचल होगा, क्योंकि चर राशि में चंद्रमा है। तो व्यक्ति का मन बहुत चंचल होगा, वो अपने मन को एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इस कारण से उसको पढ़ाई में, जब पढ़ेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, काम करेगा तो काम करने में मन नहीं लगेगा। एक काम कर रहा है, 10 काम दिमाग में बैठा है, पढ़ रहा सही है, बात गुरुजी। पढ़ रहा है, 100 सब्जेक्ट वहां पर दिमाग में चल रहा है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। सही है, सही होता है। हाँ, तो ये चंद्रमा जब भी चर राशि में जाएगा तो ये एक प्रकार की समस्या वहां पे देगा। तो ऐसे लोगों को बोला गया है कि चंद्रमा को अपने मजबूत करे। चंद्र रोशनी में चंद्रमा का दान, यानी कि चावल, दूध, कम से कम पूर्णिमा को तो जरूर दे, चंद्रमा की रोशनी में यानी रात में। कहाँ पे दान देना, धर्म स्थान पे। किसको दान देना है, चंद्रमा रानी। तो अगर कोई पंडित जी की वाइफ है तो उनको दान करे तो सबसे अच्छा रहता है, सबसे अच्छा रहता है। या पंडित जी को दान करे, धर्म स्थान में दान करे, धर्म स्थान पे दान करे, जिससे ये स्थितियां थोड़ी कंट्रोल में आती हैं। स्पेशली जब बच्चा पढ़ता है और उसका चंद्रमा अगर चर राशि में है, तो इस प्रकार की उसको समस्या आती है, तो ये उपाय जरूर करना चाहिए, ये उपाय जरूर करना चाहिए। बाकी चांदी का कड़ा या चांदी की अंगूठी भी उसको पहननी चाहिए, इससे भी, क्योंकि चांदी चंद्रमा का कारक धातु है, उससे भी उसको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। और दोनों ही करें, चंद्रमा का कड़ा भी पहने और हर पूर्णिमा को जो है चंद्रमा का दान चंद्रमा की रोशनी में करें। और सोमवार को भी अगर कर सकते हैं तो करें, क्योंकि चंद्रमा का सोमवार का दिन माना गया है, मंडे का दिन माना गया है, ठीक है।
ऐसे व्यक्ति के क्षण क्षण में विचार बदल जाते हैं, एक जगह कहीं वो टिक नहीं पाएगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पर आती है और उससे बुराई भी, दिमाग में ज्यादा बुराई भी चलती रहती है। इसी प्रकार अगर चंद्रमा किसी का 3, 7, 11 राशि में है, मिथुन का, तुला का, क्योंकि तुला है तो चर राशि, लेकिन तुला तो शुक्र की राशि है इसलिए अच्छी मानी गई है। तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि का अगर चंद्रमा है तो इसको बौद्धिक राशि मानी गई है, बुद्धि की राशि मानी गई है। मिथुन तुला, मिथुन, तुला और कुंभ, मिथुन, तुला और कुंभ, इसमें से तुला दोनों का प्रभाव देगी, बौद्धिक राशि भी और उधर चर राशि भी। अगर इनका चंद्रमा है तो उसका मन विद्या की ओर झुका रहेगा, लेकिन तुला राशि में थोड़ा गड़बड़ भी करेगा क्योंकि तुला राशि चर राशि भी है, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये मिथुन तो पक्की बात है बौद्धिक राशि है, बुद्धि की राशि है, तो उसका मन तो पढ़ाई में जरूर रहेगा। कुंभ राशि एक स्थिर राशि भी है लेकिन बौद्धिक राशि है ये, तो व्यक्ति का पढ़ाई की तरफ मन झुका रहता है। इसी प्रकार अगर और देखा जाए, अगर सिंह का चंद्रमा हो, सिंह राशि का चंद्रमा हो, तो अपने को बड़ा समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, बाकी सबको कुछ नहीं आता, हमें जो आता है वो आता है, थोड़ा सा प्राउडी हो जाता है, ठीक है ना। और अगर वो बड़ा नहीं है तो बड़ा बनने का प्रयत्न करता है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की है ना, और सूर्य राजा, तो ऐसे व्यक्ति में राजा के गुण आने लगते हैं, प्राउडी होने लगता है, अपने बराबर किसी को नहीं समझता है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने बराबर में किसी को बैठने भी नहीं देता है, कहता हम सबसे ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है। तो इतना सनकपन भी देखा गया है। और अगर वो नहीं है तो एक अच्छी बात इसमें यही होती है कि अगर वो इतना ऊंचा नहीं है तो ऊंचा बनने का प्रयास करता है, लेकिन जितना वो ऊंचा बनने का प्रयास करता है और उसके मन में ऐसी भावना रहती है, इसलिए वो समाज से तिरस्कृत किया जाता है, अहंकार होते जाता है, अहंकार ही हो जाता है। भले वो प्रयास कर रहा है ऊंचा बनने का, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, लेकिन ऊंचे आप तभी बन पाएंगे जब अपने अहंकार को अपने खत्म करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जितना आपके अंदर ज्ञान आएगा उतना झुकाव होना चाहिए। भरा पेड़ झुका हुआ होता है, कई बार मैंने बताया। तो मान लीजिए आप बड़ा बनने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अहंकार के साथ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, समाज में ऐसे लोग एक्सेप्टेबल नहीं होते। जो भी साथ के लोग होते हैं उनसे वो घृणा करते हैं और उनसे लोग घृणा करते हैं। तो ये सिंह राशि का चंद्रमा इस प्रकार की समस्या वहां पे थोड़ा देता है। तो ऐसे लोगों को कम से कम यही काम कि सूर्य की आराधना करनी चाहिए, जितना हो सके मन में से घृणा निकाले, जितना हो सके दूसरों की इज्जत करे और कार को त्यागे। कर नहीं पाएंगे फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से ही सारी चीजें जो नहीं भी हो सकती वो भी मिल जाती है, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई? जी जी। और वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा होता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्ति को ना बदला लेने की बड़ी सूझती है। कोई भी व्यक्ति ने जरा सा कर दिया तब उससे बदला लेने चलेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली की 8वीं राशि है और चंद्रमा यहाँ पे नीच का भी हो जाता है। और 8वां भाव क्या होता है कि विनाश का भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को नाश करने की कोशिश करता है, इसीलिए वृश्चिक का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है। जितना व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल करे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन उनके मानसिक स्थिति इस प्रकार से बनी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रमा जैसा आपकी कुंडली में होगा आपकी मानसिक स्थिति वैसी ही होगी। अब आपने चंद्रमा को कितना अपने बैलेंस किया हुआ है ये डिपेंड करता है। कुछ लोग ने चंद्रमा को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं किया होता है तो उन्हें समस्या को मिलती है। कुछ लोग को पता है कि हमारे साथ ये समस्या है और उससे वो अपने आप से वो लड़ते हैं और जो प्लेनेट कह रहे हैं उसके अपोजिट वो करते हैं, तो चंद्रमा के दुष्प्रभाव से वो बच भी सकते हैं। लेकिन पहले पता करना चाहिए कि उनके अंदर समस्या क्या है, ठीक है। अगर आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, चाहे मुहूर्त निकालें, चाहे जो भी काम करें, चाहे व्यापार करें,
मुहूर्त निकालें, किसी भी प्रकार का मुहूर्त निकालें, तो सबसे पहले चंद्रमा का बल ही देखा जाएगा। इसीलिए अमावस्या के आसपास का चंद्रमा किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पे चंद्रमा का बल बहुत ज्यादा क्षीण हो चुका होता है, बहुत ज्यादा कम हो चुका होता है। इसलिए चंद्रमा के बल को देखना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार का XYZ छोटा काम करें या बड़ा काम करें, चंद्रमा का बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा का बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा अपनी अच्छी राशि में हो, आपकी कुंडली के केंद्र त्रिकोण की राशि में हो, तो ऐसे काम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। गोचर में भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष में सूर्य से दूर, सूर्य से बहुत ज्यादा पास ना हो, तो कृष्ण पक्ष में भी कभी कभार कोई काम कर लेना चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि सूर्य चंद्रमा के बहुत करीब ना आ जाए, या चंद्रमा सूर्य के बहुत करीब ना आ जाए। इसीलिए शुक्ल पक्ष की प्रधानता हमारे हिंदू सनातन धर्म में दी गई है, क्योंकि वहां पे चंद्रमा जो होगा वो आपका मजबूत होगा। और ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि चंद्रमा में उच्च नीच से ज्यादा चंद्रमा का पक्ष बल देखना जरूरी है। उच्च नीच से ज्यादा चंद्रमा का पक्ष बल देखना जरूरी है। अगर केंद्र त्रिकोण के चंद्रमा आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं और आप कोई काम करना चाहते हैं, तो केंद्र त्रिकोण में दो बातें और देख लीजिए कि अगर वो केंद्र त्रिकोण भाव में चंद्रमा की मित्र राशि पड़ रही है तो और अच्छा है। मान लीजिए कोई राशि है, मान लीजिए मकर राशि है, शनि की राशि है, और मकर राशि आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में आई है, और आप सोचे मकर राशि में हम कोई भी काम करें तो अच्छा होगा, तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी शत्रु राशि में भी गोचर कर रहे हैं। इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। तो आपकी कुंडली के केंद्र त्रिकोण की राशि हो, लेकिन उसके साथ ये भी देख लीजिए कि वो राशि चंद्रमा की मित्र भी होनी चाहिए। इसके अलावा दो बातें और ध्यान देनी चाहिए। तो पक्ष बल तो ध्यान देना ही है, इसके अलावा ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी कोई केंद्र त्रिकोण की राशि से चंद्रमा का गोचर हो रहा है, लेकिन उस केंद्र त्रिकोण राशि में राहु और केतु प्लेनेट ना बैठे हो आपकी कुंडली में। मान लीजिए कोई भी राशि है और वो आपके केंद्र त्रिकोण की है, और वहां पर जन्म कुंडली में राहु और केतु शनि जैसे प्लेनेट बैठे हैं, और आप उस राशि के चंद्रमा में अपना काम करना चाहते हैं, तो इस वक्त भी मनाही की गई है। इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि गोचर में चंद्रमा राहु केतु और शनि से दूर रहे। मान लीजिए जैसे इस वक्त मेष राशि में राहु का गोचर हो रहा है और तुला राशि में केतु का गोचर हो रहा है। अब और वो मेष राशि या तुला राशि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठी है, और चंद्रमा मेष या तुला राशि में है, और आप सोच रहे हैं कि तो देखिए केंद्र राशि में है, केंद्र राशि पड़ गई, लाइए हम इस वक्त अपना काम कर ले, चलिए शुक्ल पक्ष भी है तो और अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन आप देखिए गोचर के राहु केतु भी उसी राशि में चल रहे हैं, तो चंद्रमा को डिस्टर्ब करेंगे। यानी यहाँ पे कई सारी बातें देखनी होती है। केंद्र त्रिकोण की राशि हो, चंद्रमा की मित्र राशि हो, आपकी जन्म कुंडली में वहां पे कोई अशुभ ग्रह ना बैठे हो, शनि राहु केतु स्पेशली गोचर में उस राशि में कोई अशुभ ग्रह ना बैठे हो, तो ऐसी राशि जो चंद्रमा के लिए शुभ होगी उसके लिए चंद्रमा के बल को देखा जाता है। तो जिसमें हर प्रकार से चंद्रमा अच्छा हो, उस राशि में किया गया कार्य आपके लिए सुख, समृद्धि और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। तो इसलिए चंद्रमा का बल बहुत जरूरी है देखना। ये जो मैंने बात बताई है ये मुहूर्त में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोटे छोटे मुहूर्त, आप ही को कोई नया काम करना है, कोई नई यात्रा करनी है, किसी काम के लिए यात्रा करनी है, या कोई भी छोटे से छोटा काम करना है, तो चंद्रमा के बल को जरूर देखिए, उसको अवॉइड मत करिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जी गुरु जी। इससे क्या होता है, चंद्रमा अगर बली नहीं हुआ तो आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा। अपयश का मतलब होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको अपयश, क्योंकि मानसिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आपको काम करने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग अपयश कहते हैं।
और चंद्रमा चूंकि शारीरिक मन की कुशलता से ही पूरे शरीर की कुशलता डिपेंड करती है। मन जितना आपका प्रसन्न रहेगा, शरीर भी उतना ही आपका प्रसन्न रहता है और निरोगी बनता है। इसलिए मन को बहुत जरूरी है अच्छा रखना। उसके लिए भी चंद्रमा को ही देखा जाएगा कि आप कोई समय ऐसे काम को ना करें जिसमें चंद्रमा किसी तरह से बलहीन हो रहा हो, क्योंकि वहां पर आपको शारीरिक रोग होने के भी चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? छठे, आठवें, 12वें में अगर छठे भाव का चंद्रमा है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में वो राशि जो छठे भाव में पड़ी है, और अगर आपने वो काम स्टार्ट किया है उस वक्त, तो आपको शत्रुओं का भी सामना करना पड़ता है। आपको शत्रुओं का भी सामना करना पड़ता है। कोई नया कार्य किया है तो उसमें व्यापार में लोन भी लेना पड़ सकता है। कोई लड़ाई झगड़ा होने के भी चांसेस बने रहते हैं। इसलिए छठे भाव की राशि को थोड़ा सा क्या करना है, किनारे करना है। अगर वो राशि 8वें और 12वें में आ रही है तो आपको धन से संबंधित अड़चने दे सकती है, धन से संबंधित प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए गोचर में जो आपकी जन्म कुंडली में छठे, 8वें, 12वें में राशि है, चंद्रमा जब उस राशि से विचरण करे, गोचर करे, तो उस वक्त काम को नहीं प्रारंभ करना चाहिए, उस वक्त प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये सब बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा अमावस्या को चंद्रमा सबसे ज्यादा बलहीन होता है। इस समय सब शुभ काम, सारे शुभ काम वर्जित होते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या, चतुर्दशी या अमावस्या अगर है तो उस दिन भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस वक्त जो लोग पैदा भी होते हैं अमावस्या या चतुर्दशी के दिन, अमावस्या या चतुर्दशी के दिन, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी नहीं, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसमें जो लोग इस वक्त पैदा भी होते हैं तो वह लोग लक्ष्मी को यानी पैसे को नाश करने वाले होते हैं, किसी भी प्रकार के काम को ना करने वाले होते हैं। क्योंकि चंद्रमा अगर कमजोर हो गया तो ये काफी नेगेटिव बातों को रिप्रेजेंट करता है। मेन पैसे, व्यापार, जॉब और उनके शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या देखी जाएगी अगर चंद्रमा चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या का है, या अमावस्या का है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? अब इसमें बताते हैं चंद्रमा और मंगल का योग धनदायक होता है, लेकिन चूंकि मंगल का परिणाम बहुत बुरा होता है, मंगल का परिणाम बुरा होता है, इसलिए कहते हैं कि मंगल कुछ ना कुछ वहां समस्या जरूर क्रिएट करवाएगा। या तो अलग अलग प्रकार की बीमारी दे सकता है, या पीछे से कोई घात लगाकर आप पर आक्रमण भी कर सकता है, मतलब आपके पीछे कोई चुगली करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो चंद्रमा और मंगल में ये समस्या रहती है, लेकिन चंद्रमा और मंगल धन की स्थिति के लिए अच्छे माने जाते हैं। गुरु जी, अगर ये चंद्रमा और मंगल की स्थिति छठे, 8वें, 12वें में आ रही है तो ये योग और दुखदाई हो जाएगा, वहां धन की स्थिति को भी खराब कर देता है। तो ऐसा नहीं कि चंद्रमा मंगल हमेशा ही अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं है धन के लिए। अगर वो जन्म कुंडली के छठे, 8वें, 12वें में है तो वो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। समझ में आई बात नहीं आई? जी गुरु जी, जी, हमारे साथ है। चंद्रमा और गुरु का महत्व तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें गज केसरी योग के बारे में बात हुई है और मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है। गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पे। अगर आपके केंद्र और त्रिकोण में या 11वें भाव में बनता है तो और अच्छी बात है।